बच्चों आपने जैसे देख लिया है कि ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस होगा और ये हमारी लेंस हो जाएगी जो कि कॉन्वेक्स सरफेस है। हम लोग यहाँ पर एक पॉइंट समझने जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हो ये मीडियम N1 है, मतलब ये जो मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है और ये जो सेकंड मीडियम है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है। हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। ये ऑब्जेक्ट हो गया O, हमने इसका नाम O दे दिया। अब ये लाइट यहाँ से ऑब्जेक्ट O से लाइट आ रही है जो कि इस सरफेस पे यहाँ पे जाके स्ट्राइक करेगी। जहाँ पर ये लाइट स्ट्राइक करेगी बच्चों, आप वहाँ से ये जो सरफेस आप देख रहे हो इसका कोई ना कोई सेंटर होगा। इसका सेंटर हम मान लेते हैं यहाँ पर है, इसको C मान लिया। इस पॉइंट का नाम हमने P दे दिया। ये ऑप्टिकल सेंटर की तरह होगा। यहाँ से इस पॉइंट को ज्वाइन करा देंगे ताकि हमारा ये नॉर्मल हो जाए। ये इस तरह से आप स्केल से इसको ऐसे ज्वाइन करा दीजिए जिससे ये हमारा एक नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है बच्चों उसको हम अल्फा, उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बोलेंगे। ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई हो जाएगा। लाइट चूँकि रेयर से डेंसर में जा रही है, हमने यहाँ पे N2 को डेंसर माना है और N1 को रेयरर माना है। तो जिस मीडियम में जा रही है लाइट वो रेयर से डेंसर में जा रही है। तो ये लाइट अपने रास्ते से, अपने पाथ से बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये लाइट यहाँ पे जाके बेंड हो गई। जहाँ पे बेंड होगा हमने यहाँ पर इसका इमेज बना दिया। ध्यान से समझिएगा बच्चों, जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट को हमने ए नाम दे दिया है। ए से आप यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। इस जगह पर ऐसे करके एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। बच्चों इस परपेंडिकुलर जो ड्रॉ हो रहा है इसका नाम दे रहे हैं OM। ये OM हो जाएगा और ये M पॉइंट हो जाएगी। ये AM परपेंडिकुलर हो गया। ऑब्जेक्ट जो एंगल बनाएगा बच्चों उसको हम अल्फ़ा मान लेते हैं। इमेज जो एंगल बनाएगा बच्चों उसको हम बीटा बोल देते हैं। और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर जो एंगल बनाएगा बच्चों उसको हमने गामा बोल दिया। ठीक है, तो हमारे पास तीन चीज़ें हो गई, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। ठीक है बच्चों, चलिए आते हैं नेक्स्ट। इतना करने के बाद हम यहाँ पे लगा देंगे स्नेल्स लॉ। चूँकि लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट चीज़, ये नॉर्मल है और ये रिफ्रैक्टेड रे है। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा उसको हम एंगल R बोलेंगे। बच्चों आप इस लेंस में, इस सरफेस में आप स्नेल्स लॉ लगा दीजिए। स्नेल्स लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग 1 मीडियम 1 म्यू 2, लाइट चूंकि मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहा है तो मीडियम 1 2, इसको क्या कहेंगे बच्चों? इसको हम कहेंगे म्यू 2 अपान म्यू 1। समझ गए बच्चों? म्यू 2 अपान म्यू 1। चूँकि हमने N1 लिया है, N2 लिया है, तो हम इसको नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 N2 इज इक्वल टू N2 अपान N1। इसमें लगा दीजिए स्नेल्स लॉ, साइन आई अपान साइन आर, साइन आई अपान साइन आर। ठीक है बच्चों, चलिए चूँकि अपर्चर काफ़ी स्मॉल है, एंगल्स काफ़ी स्मॉल है, तो आप साइन आई को आई के इक्विवेलेंट मान सकते हो और साइन आर को आप आर के इक्विवेलेंट मान सकते हो। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? 1 N2 इज इक्वल टू N2 अपान N1 इक्वल टू I अपान R। बच्चों यहाँ से इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये आ जाएगा N1I इज इक्वल टू N2R। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। चलिए आपका ये डेरिवेशन यहाँ पे कंप्लीट हुआ, मतलब हाफ पोर्शन कंप्लीट हुआ। अब I और R को कैलकुलेट करना है। I के लिए बच्चों मुझे इस ट्रायंगल को लेना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा इस ट्रायंगल को, आप ज़रा इस ट्रायंगल पे ध्यान से देखिएगा। तो ये जो एंगल है I, ये इस एंगल के और इस एंगल के
सम के इक्वल होगा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। इसका मतलब ट्रायंगल OAC जिसमें आई जो है वो इक्वल है अल्फ़ा प्लस गामा के। बच्चों यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? आई इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस गामा। इसे आप इक्वेशन न मान के ऐसे छोड़ दीजिए। इसी तरीके से इसमें देखिए, इस ट्रायंगल को फिर से देखते हैं। ये कौन सा ट्रायंगल है? ACI। इस ट्रायंगल में ये जो एंगल गामा है यह R और बीटा इन दोनों के सम के इक्वल है। फिर से कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं हम लोग? ट्रायंगल ले रहे हैं ACI। इस ट्रायंगल में गामा जो है ये इक्वल है R प्लस बीटा के। ये गामा और गामा इज इक्वल टू इस ट्रायंगल में R और बीटा का सम। बच्चों यहाँ से R की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से R की वैल्यू क्या आ जाएगी? गामा माइनस बीटा। तो हमारे पास एक वैल्यू हो गई I की और एक वैल्यू हो गई R की। दोनों वैल्यूज़ को आप इस वाले इक्वेशन में पुट कर दीजिए, ये जो माना गया है इक्वेशन फर्स्ट। तो N1 I की जगह पर हो जाएगा बच्चों अल्फ़ा प्लस गामा, और N2 R की जगह पे हो जाएगा गामा माइनस बीटा। इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम अल्फ़ा बीटा गामा को कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए मुझे इस ट्रायंगल पे ध्यान देना पड़ेगा। बच्चों इस ट्रायंगल पे ध्यान से देखो। सबसे पहले अल्फ़ा आ रहा है। अल्फ़ा इस ट्रायंगल का पार्ट है, ये जो पार्ट है OAM, ट्रायंगल OAM। यहाँ से हम ले लेंगे tan अल्फ़ा। चूँकि एंगल काफ़ी स्मॉल है बच्चों, तो हम tan अल्फ़ा को अल्फ़ा मान सकते हैं। tan अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा। ये किसके इक्वल आ जाएगा? ध्यान से देखिएगा बच्चों। ये इक्वल आ जाएगा परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर है AM और बेस है OM, तो ये हो जाएगा AM अपान OM। इसी तरीके से ध्यान दीजिएगा, हम लोग बीटा को भी ले सकते हैं। बीटा के लिए मुझे ये वाला ट्रायंगल लेना पड़ेगा AIM, जिसमें ये गामा ये हो जाएगा AM और ये हो जाएगा MI। इसी तरीके से tan बीटा इक्विवेलेंट टू बीटा एंड बीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हो गया AM और बेस हो गया MI। इसी तरीके से हम इस ट्रायंगल को भी ले सकते हैं। इसका नाम है गामा। tan गामा इक्विवेलेंट टू गामा इज इक्वल टू AM अपान MC। यहाँ एक पॉइंट समझिए बच्चों, अगर हम ये कहें आपसे ये अपर्चर काफ़ी स्मॉल है, ये अपर्चर काफ़ी स्मॉल है, तो जब अपर्चर स्मॉल होगा तो ये जो पॉइंट A है वही यहाँ पर है, ये डिस्टेंस यहाँ पर आ रही है M पॉइंट। लेकिन अगर ये अपर्चर और स्मॉल हो जाए तो धीरे धीरे ये जो पॉइंट A है वो बहुत क्लोज होता जाएगा और एक समय ऐसा आ जाएगा जब M P पर लाई कर जाएगा, यानी उस केस में OM OP के इक्विवेलेंट हो जाएगा। इसी तरह से MC PC के इक्विवेलेंट हो जाएगा और जो MI है वो PI के इक्विवेलेंट हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इफ एपर्चर इज स्मॉल। अगर हम एपर्चर को स्मॉल करते हैं तो उस केस में M P पे लाई कर जाएगा, M P पे लाई कर जाएगा और तब ये जो आपका OM है वो इक्विवेलेंट हो जाएगा किसके? ये इक्विवेलेंट हो जाएगा OP के। समझ में आई बात बच्चों? ये जो OM है ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा? OP के। उसी तरीके से जो आपका MI है, ये जो MI है
mi, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा pi के, ये इक्विवेलेंट हो जाएगा pi के। और उसी तरह से ये जो mc है ये इक्विवेलेंट हो जाएगा mc इक्विवेलेंट टू pc। इससे बेनिफिट ये होगा कि ये जो वैल्यूज़ हैं उनको यहाँ पुट कर दी जाए, तो हमारे पास यहाँ पे स्पेस है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। तो इस हिसाब से अल्फ़ा जो हो जाएगा ये हो जाएगा am में कोई चेंजेस नहीं कर रहे हम लोग, op। बीटा जो हो जाएगा वो इक्विवेलेंट हो जाएगा am अपान pi, और जो गामा हो जाएगा ये इक्विवेलेंट हो जाएगा am अपान mc, है ना। mc को क्या लिखा गया है, pc। ठीक है बच्चों, ये वैल्यूज़ अब हम क्या करेंगे, अपने इक्वेशन में पुट करने की कोशिश करेंगे। चलिए, ये जो वैल्यूज़ आई हैं इनको हम सेकेंड इक्वेशन में प्रूफ करते हैं। ये जो हमने प्रूफ माना है यहाँ पे, इक्वेशन हमारा क्या था बच्चों, इक्वेशन था n1 अल्फ़ा प्लस गामा इज इक्वल टू n2 गामा माइनस बीटा। चलिए इन वैल्यूज़ को पुट करते हैं। n1 अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है बच्चों, am अपान op। देखिए अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, am अपान op। वैल्यू पुट करते हैं, am अपान op प्लस गामा की वैल्यू कितनी है बच्चों, गामा की वैल्यू है am अपान pc। am अपान pc इज इक्वल टू n2, गामा की जगह भी उतना ही रखेंगे, am अपान pc माइनस बीटा को क्या लिखेंगे, am अपान pi, am अपान pi। बच्चों इस तरह से हमने इक्वेशन में जो वैल्यूज़ हैं उनको हमने पुट कर दिया बच्चों। अब ध्यान से देखिएगा, am हर जगह पे कॉमन दिख रहा है हमें, तो आप am को यहाँ से क्या करिए, हटा दीजिए। तो रिजल्ट क्या आएगा, n1 1 अपान op प्लस 1 अपान pc, 1 अपान op प्लस 1 अपान pc इज इक्वल टू n1 1 अपान pc माइनस 1 अपान pi। बच्चों अब एक साइन कन्वेंशन आपको बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। साइन कन्वेंशन ये कहता है कि लाइट जिस डायरेक्शन से आती है, लाइट जिस डायरेक्शन से आ रही है उस साइड को आप क्या करिए, निगेटिव मानिए। फिर से सुन लीजिए, जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही है उस डायरेक्शन को आप क्या कर लीजिए, निगेटिव ले लीजिए। और जिस डायरेक्शन में लाइट जा रही है उस डायरेक्शन को आप क्या मान लीजिए, पॉजिटिव मान लीजिए। ठीक है, दो बातें यहाँ पे समझ में आई। जिस डायरेक्शन में लाइट आ रही है उस डायरेक्शन को क्या मानिए, निगेटिव मानिए, और जिस डायरेक्शन में लाइट जा रही है उस डायरेक्शन को क्या मानिए, पॉजिटिव मानिए। तो इस हिसाब से आपके पास दो चीज़ें हो गई। इस तरफ जितनी भी चीज़ें पड़ेंगी वो सब निगेटिव, और दूसरे साइड में, इस साइड में जितनी भी चीज़ें पड़ेंगी वो सब आपके पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, तो बस अब आप इस कॉन्सेप्ट को दिमाग बिठा के यहाँ पे चीज़ों को दिखने की कोशिश करते हैं। ये जो डिस्टेंस था, ये जो डिस्टेंस था बच्चों, इस डिस्टेंस को हम u मान लेंगे। ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को r मान लेंगे, और ये जो डिस्टेंस है जहाँ पे इमेज बन रहा है ये v हो जाएगा, u v एंड r।
तो इसके अकॉर्डिंग लाइट इधर से आ रही है तो U आपका निगेटिव होगा, राइट डायरेक्शन में जा रही है, इसलिए R पॉजिटिव होगा एंड V पॉजिटिव होगा। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, कोशिश करते हैं। आप सबके पास डायग्राम है, इस डायग्राम की हेल्प लेके काम करते हैं। सबसे पहले OP आता है बच्चों, OP की बात करते हैं। देखिए OP ये है और ये डिस्टेंस कितना होगा -U। इसी तरह से अगला क्या है, PC है। PC यहाँ से लेकर यहाँ तक होगा, PC हो जाएगा +R। और लास्ट क्या है आपका, PC के बाद PI है। PI किधर बन रहा है, इस साइड बन रहा है, मतलब ये हो जाएगा +R। बस अब आप इन वैल्यूज़ को यहाँ पे इक्वेशन में पुट करने की कोशिश करें। N1 1/OP -U +1 PC R। N2 1 PC 1 R -1 PI 1 R। इसको मल्टीप्लाई करिए, -N1 R प्लस N1 सॉरी बच्चों, N1 U प्लस N1 R इज इक्वल टू N2 R माइनस PC एंड PI। बच्चों ये V होगा, थोड़ा मैंने गलत लिख दिया है, PC R हो गया एंड PI, बच्चों ये मैंने गलत लिख दिया, PI यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक इमेज है ना, तो ये V हो जाएगा बच्चों, दैट इज़ V। तो इसको V लिख दीजिए, है ना, इसको V कर दीजिए, तो N2 V हो जाएगा। V वाले को इस तरफ ले आओ, N1 और R को इस साइड ले आइए, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ये इस साइड आ जाएगी, तो ये हो जाएगा N2 V माइनस N1 U इज इक्वल टू N2 R माइनस N1 R। N2 V माइनस N1 U इज इक्वल टू N2 माइनस N1 R। एक छोटा सा ट्रिक है, ज़रा ध्यान से समझिएगा बच्चों। यहाँ पर ऑब्जेक्ट जो है वो रेयर मीडियम में है और जो इमेज है वो आपकी डेंसर मीडियम में है। मतलब आप ये कह सकते हो कि लाइट यहाँ रेयर से डेंसर में जा रहा है। एक और चीज़, ऑब्जेक्ट चूंकि रेयर में है और जहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है उसकी डिस्टेंस होती है वो U होती है बच्चों, तो इस केस में U जो होगा वो तो नेगेटिव होगा, है ना, U तो हमेशा नेगेटिव माना गया है। और जिस डायरेक्शन में, और इसका रिलेशन किसके साथ है, N1 के साथ है, और जहाँ पे इमेज बन रहा है वो है N2, और जहाँ पे इमेज बन रहा है उस डिस्टेंस को क्या कहेंगे, V कहेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना कि लाइट अगर रेयर से डेंसर में जा रही है तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, रेयर पर है, इमेज कहाँ पर है, डेंसर में। लेकिन अगर यही प्रोसेस रिवर्स हो जाए, यही लाइट अगर डेंसर से रेयर में जाए तब क्या होगा, इमेज कहाँ बनेगी। अगर ये डेंसर से रेयर में बच जाए, ध्यान से देखिएगा, मान लीजिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो लाइट अगर यहाँ से आ रही है, सॉरी डेंसर से रेयर में है ना बच्चों, तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, तो लाइट डेंसर से रेयर में आ रही है तो ये नॉर्मल से अवे हो जाएगी। इमेज कहाँ बनेगा बेटा, इमेज जो है वो रेयर मीडियम में बनेगा। इमेज कहाँ बनेगा, रेयर पे, और जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे होगा, वो डेंसर मीडियम पे होगा। ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है और पहले इमेज आता है, पहले क्या आता है, इमेज, और फिर ऑब्जेक्ट, यानी ये हो गया आपका इमेज और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट। बच्चों समझ में आया? ये जो रेयर और डेंसर है,
इसमें लिखेंगे कैसे देखो, इसमें लिखने का तरीका ये होगा, पहले तो रेयर मीडियम है और चूंकि इमेज बन रहा है इसलिए यहाँ v हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा μ2, ये हो जाएगा u और ये हो जाएगा μ1 माइनस μ2 अपान r। दोनों फॉर्मूले में फ़र्क ये है, यहाँ लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है और इसमें लाइट डेंसर से रेयर में आएगी। तो बच्चों ये फॉर्मूला आपका डेरिवेशन कंप्लीट हुआ। इसको सॉल्व करिए, इसको देखिए, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। थैंक यू फॉर ऑल।